अब आखिर इसके उद्देश्य क्या हैं, थोड़ा इसको जानें। यूरोपियन संघ के उद्देश्य की बात करें तो इसका पहला उद्देश्य है, जो मूल उद्देश्य हुआ करता था, वह है सामाजिक और आर्थिक निकटता को बढ़ाना। मैंने पूर्व में आपको बताया कि यूरोपियन संघ की ज़रूरत सहयोग की दृष्टि से पड़ी। किसी एक देश के पास किसी एक तरह का संसाधन ज़्यादा है, दूसरे देश के पास दूसरी तरह का संसाधन जाता है, तो दोनों एक दूसरे को अपने संसाधनों का आदान प्रदान करके विकास की दिशा में बढ़ सकते हैं। आप इस बात को समझते हैं, लेन देन करके। तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना के पीछे भी मूलतः आर्थिक सहयोग की भावना थी, सामाजिक सहयोग की भावना थी, राष्ट्रों में निकटता लाने का प्रयास इसका मूल उद्देश्य था। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है, एक समान विदेशी और सुरक्षा नीति प्रारंभ करना। विदेश नीति और सुरक्षा नीति सभी देशों की एक समान हो। अर्थात ये हुआ कि किसी को यदि यूरोपियन संघ का सदस्य बनना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वह उन नीतियों पर अपनी पूर्ण सहमति दे जिन नीतियों पर यूरोपियन संघ के सदस्य देश चल रहे हैं। आप सोच सकते हैं, यदि थोड़ा गहराई से सोचें तो इशारा किस तरफ था। यूरोपियन यूनियन पर अमेरिकी वर्चस्वता का प्रभाव था। पुराने सदस्य देशों के यदि नाम आप देखें तो आप पाएंगे अधिकतर वे देश हैं जो नाटो के भी सदस्य थे। नाटो क्या है, इसका जिक्र मैंने अन्य अध्यायों में किया है। नाटो के सदस्य के नाते वो निश्चित रूप से अमेरिका की छत्र छाया में पल बढ़ रहे थे। दूसरे शब्दों में मेरा इशारा है कि यूरोपियन यूनियन का उद्देश्य था कि साम्यवादी खेमे के बढ़ते प्रभाव को रोका जाए। यूरोप में, जैसा मैंने पूर्व में बताया, पश्चिमी यूरोप के पूर्व दिशा की ओर जो राष्ट्र थे, जो सोवियत संघ की सीमा से लगे हुए थे, इनमें साम्यवादी प्रभाव था। इसके प्रभाव को बढ़ने से रोकने के लिए सोवियत यूनियन भी एक ऐसी कारगर संस्था थी जो अपने इस उद्देश्य में काफ़ी हद तक सफल हुई कि उसने सोवियत खेमे के बढ़ते प्रभाव को रोका। यहीं पर बात आती है विदेशी और सुरक्षा नीति। विदेशी नीति की बात मैंने बताई कि इनके सब के लिए एक ये बात तय हो गई थी कि हम प्रो अमेरिकन रहेंगे, अमेरिका के पक्ष में रहेंगे, और एंटी सोवियत यूनियन रहेंगे। हमारी जो भी नीतियाँ होंगी वो इसी पर आधारित होंगी, विदेश नीति। रही सुरक्षा की बात, सुरक्षा के मायने ये थे कि यदि किसी एक राष्ट्र पर हमला होता है तो उसके सदस्य राष्ट्र उसे अपने पर हमला मानते हुए उचित व्यवस्था करेंगे। और इसी दृष्टिकोण को लेकर नाटो की स्थापना हुई थी और वॉरसॉ पैक्ट की संधि हुई थी, जिसने पूरे विश्व को दो सामरिक खेमे में बांट दिया था। अब जब इसकी बात होती है तो बारंबार अमेरिकन खेमे को ये चिंता थी कि कहीं सोवियत संघ की सेना या सोवियत संघ की मिसाइलें या उसका सैनिक प्रभाव पड़ोसी देशों पर ना बढ़ता जाए, और इसीलिए पड़ोसी देशों पर किसी तरह के हमले को या प्रभाव को रोकने के लिए सामूहिक सुरक्षा भी एक उद्देश्य रखा गया। नाटो का उद्देश्य तो था ही, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन का भी उद्देश्य माना गया। तो एक समान विदेशी और एक समान सुरक्षा नीति की शुरुआत। आर्थिक मुद्दा तो अलग है, सामाजिक मुद्दा अलग है, उसके अलावा विदेश नीति और सुरक्षा की नीति। तीसरा जो इसका लक्ष्य था, एक समान नागरिकता की शुरुआत करना। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। एक नागरिकता का अर्थ क्या हुआ? एक राष्ट्र का एक व्यक्ति जो है वो किसी एक राष्ट्र का नागरिक होता है। भारत में हम भारत के ही नागरिक हैं। मैं और आप कतई ये नहीं कह सकते कि मैं छत्तीसगढ़ का भी नागरिक हूँ। लेकिन आपको बता दूं कि अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है, दो नागरिकता है। एक तो अमेरिका की नागरिकता और दूसरा अमेरिका के किसी एक राज्य की नागरिकता, चाहे वो अलास्का हो, चाहे मैसाचुसेट्स हो, चाहे मिसिसिपी, जो भी हो।
उन 51 राज्यों में से किसी एक राज्य की भी नागरिकता वहाँ के नागरिक को मिलती है। रही बात यूरोपियन यूनियन की, इन्होंने एक बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया। इनकी सोच थी कि यूरोप के अंदर के वे देश जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं, उन सब की अपने राष्ट्र की नागरिकता के अलावा पूरे यूरोप की नागरिकता उनको मिले। परिणाम क्या होगा? वह व्यक्ति बिना वीज़ा, पासपोर्ट आदि रिक्वायरमेंट के यूरोप के किसी भी देश में निर्बाध गति से आवाजाही कर सकता है। अर्थात यूरोप के इन 28 देशों के बीच में आप समझ सकते हैं कितनी निकटता आई। सामाजिक निकटता तो बहुत ज़्यादा आई, क्योंकि लोगों की आवाजाही बहुत बढ़ी। अब इस तरह की बाधाएं, वीज़ा, पासपोर्ट आदि की बाधाएं समाप्त हो जाएंगी, ऐसा इस प्रस्ताव में कहा गया। इसका उद्देश्य माना गया एक नागरिकता की शुरुआत। बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम, इस पे आप और अध्ययन कर सकते हैं। और चौथा, अब यदि मैं एक देश से दूसरे देश जा रहा हूँ और नागरिकता की ज़रूरत न होने के कारण मेरी आवाजाही बहुत है, तो निश्चित रूप से मेरी समस्या ये होगी कि मैं अपने देश की करेंसी लेके दूसरे देश में जाऊँ तो वहाँ तो वो करेंसी चलेगी नहीं। उस दिक्कत के कारण शायद आवाजाही में भी दिक्कत आएगी, और जिस देश से समान नागरिकता की घोषणा की गई वो उद्देश्य पूरा नहीं होता दिखा। तो उन्होंने फिर यूरोपियन यूनियन ने एक और प्रस्ताव रखा, और उद्देश्य रखा वह था आर्थिक और मौद्रिक संघ का निर्माण करना। अर्थात मौद्रिक रूप से करेंसी के मामले में कुछ ऐसा प्रस्ताव रखना जिससे कि आवाजाही में किसी तरह की दिक्कत ना हो। एक करेंसी हो जिसे कहते हैं यूरो, बाद में वो कहलाया यूरो। तो इस प्रकार आर्थिक और मौद्रिक संघ का निर्माण करना, और अंतिम उद्देश्य था न्यायिक और आंतरिक नीतियों में सदस्य राष्ट्रों के मध्य सामंजस्य विकसित करना। आंतरिक मामलों में, जैसा मैंने कहा कि सोवियत यूनियन, जैसा मैंने कहा कि जो ये यूनियन था यूरोपियन यूनियन, ये यूरोपियन यूनियन का एक बड़ा सख्त नियम है कि वे किसी के आंतरिक मामले में दखल नहीं देंगे। आंतरिक मामले से क्या अर्थ है कि भारत में कल्पना करिए किसी एक क्षेत्र में किसी तरह की अराजकता हो जाए, या किसी कुछ ऐसी घटना, दंगा वगैरह हो जाए जिस पर सरकार को नियंत्रण करने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, प्रयास कर रहे हैं, और पड़ोसी देश इस मामले को लेकर कुछ बयानबाजी करें, तो ये कहलाएगा अंदरूनी मामले में दखल। या दूसरे शब्दों में, पड़ोसी के घर के अंदर की किसी घटना को लेकर क्या मैं बयानबाजी कर सकता हूँ? गलत है। इसे कहते हैं अंदरूनी मामले में दखल। वही बात यहाँ पर है, लेकिन उससे आगे बढ़ते हुए संघ ने यह निर्णय लिया कि हम आंतरिक नीतियों में यदि सदस्यों के बीच में किसी तरह का टकराव हो रहा है आंतरिक नीतियों में, तो टकराव को हटाने का प्रयास करना, सामंजस्य स्थापित करना, और सदस्य राष्ट्रों के बीच कोऑपरेशन की भावना को बढ़ाना। इन 5 उद्देश्यों के साथ यूरोपियन यूनियन की शुरुआत होती है, और मैस्ट्रिक्ट संधि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क संधि बन जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन संख्या की दृष्टि से ही ना बड़ी हुई, बल्कि अपने प्रभाव की दृष्टि से भी। आप सोच सकते हैं 28 देशों के बीच लोगों की आवाजाही मुक्त है, 28 देशों के बीच करेंसी एक हो, तो 28 देशों के बीच आवागमन के जो साधन हैं, चाहे वो ट्रेन हो, बेल्जियम से मैं ट्रेन में बैठकर मैं पड़ोसी राष्ट्र में जा सकता हूँ, मुझे किसी तरह की वीज़ा, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़े। कार से मैं जा सकता हूँ, मुझे रास्ते में कोई नहीं रोकेगा। कल्पना करिए, अर्थात पूरा यूरोप मेरे लिए एक देश बन गया। पूरा यूरोप, पूरा महाद्वीप जो है वह मेरे लिए एक तरीके से एक देश बन गया। इसका परिणाम क्या हुआ? आर्थिक एकीकरण, मुक्त व्यापार, यूरोपीय एकता। 3 उद्देश्य पूरे हो गए। 3 बहुत अहम जो इसके उद्देश्य थे वे पूरे होते हुए दिखाई दिए। मैं पुनः दोहरा दूं, आर्थिक एकीकरण, इकोनॉमिक इंटेग्रिटी,
यूनिफिकेशन जिसे हम कहें, दूसरा मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड। ये मुक्त व्यापार बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि एक देश से दूसरे देश, यदि मैं अपना माल जो मैं कल्पना करिए इंग्लैंड में बना रहा हूँ, उसे इटली में मैं बेचने के लिए स्वतंत्र हूँ। मुझे किसी भी तरह के कर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, कस्टम डिपार्टमेंट, इस सब की किसी भी तरह की मुझे चिंता नहीं करनी है। मैं अपना माल उसी तरीके से इंग्लैंड से पुर्तगाल और स्पेन ले जाकर बेच सकता हूँ जिस तरीके से मानो मैं रायपुर से धमतरी ले जाके बेच सकता हूँ। कहने का उद्देश्य ये है, आप समझ सकते हैं कि कितना क्रांतिकारी बदलाव यूरोपियन संघ के आने से हुआ है। और ये इसे कहते हैं मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड। स्वाभाविक है जहाँ फ्री ट्रेड हो, स्वाभाविक है जहाँ पर इकोनॉमिक यूनिफिकेशन हो, वहाँ पर एकता को बढ़ावा मिलता है। और इस प्रकार ये 28 देश हैं, वे लगभग अपनी देश की सीमाओं को लांघते हुए अब महाद्वीपीय सीमा के दायरे में अब अपनी बातें करते हैं। याद रहे, जर्मनी जो आज एक बहुत शक्तिशाली राष्ट्र है, उसकी स्थापना 1870-71 में हुई। जैसे भारत 600 देशों के साथ 600 छोटे छोटे रियासतों को मिलाकर एक देश बना, ऐसे जर्मनी भी लगभग 500-600 छोटे राज्यों को मिलाकर एक देश बना। और इसके एकीकरण की शुरुआत का आधार आर्थिक एकीकरण था। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण सोवियत संघ के विघटन के बाद इन देशों के सामने था कि आर्थिक एकीकरण महाद्वीपीय एकीकरण की नींव हो सकती है। और इस प्रकार ये बहुत बड़ा काम सोवियत संघ के बाद, विघटन के बाद यूरोपियन यूनियन ने किया। 1 जनवरी 1994, देखिए कितनी त्वरित गति से काम हो रहा है। maastricht 92, 1993 में maastricht ट्रीटी, जिसमें बाकायदा एक फॉर्मल तरीके से संस्था की स्थापना होती। अब 1994 में इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, और वह है स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान की स्थापना, जिसका मैंने जिक्र किया। यूरो की स्थापना, यूरो, EURO, संयुक्त यूरोपीय मुद्रा, यूरो का चलन प्रारंभ हुआ और संचालन और नियंत्रण के लिए 1998 में फ्रैंकफर्ट, जो कि जर्मनी का एक बहुत प्रसिद्ध शहर है, व्यापारिक शहर है, वहाँ पे यूरोपीय सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई, जो यूरो पर नियंत्रण रखेगा। यूरो करेंसी की मांग और खपत पर नज़र रखते हुए सुनिश्चित करेगा कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो कीमत है, वास्तविक कीमत, वह स्थायी रहे। ये घटना है 1994 के बाद 1998 में बड़ी त्वरित गति से काम कर रहा है। 2002 में यूरो का चलन प्रारंभ होता है और यूरो 12 यूरो क्षेत्रों की मुद्रा हो गई। केवल ब्रिटेन, स्वीडन, डेनमार्क किन्हीं कारणों से इस मुद्रा संघ के सदस्य नहीं बने। अर्थात सदस्य होते हुए भी इन देशों में यूरोप को वो मान्यता नहीं मिली जो मान्यता अन्य सदस्य देशों में है, 25 देशों में। इसके कुछ अन्य कारण हैं। आज जो स्थिति है वो ये है कि इंग्लैंड जो है वो एक तरीके से यूरोपियन यूनियन से बाहर ही आ गया है, और जिसका बहुत बुरा प्रभाव यूरोपियन यूनियन की ताकत पर पड़ा है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, इसका मुख्यालय जिनीवा में है। जिनीवा कहाँ है, ये मैं आपको एक गृह कार्य देता हूँ इस देश से। बाकी शहरों को मैंने बताया, जिनीवा थोड़ा खोजें और थोड़ा जानने की कोशिश करें कि जिनीवा और किस लिए प्रसिद्ध है। कम से कम 4 ऐसे कारण हैं जिसके लिए जिनीवा विश्व प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार हम उद्देश्यों के साथ अब ये समझ गए हैं कि यूरोपियन यूनियन कितनी ताकतवर संस्था है, कितनी क्रांतिकारी संस्था है। यूरोपियन यूनियन के बारे में आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताना चाहूँगा कि यूरोपियन पार्लियामेंट और उसके अलावा यूरोपियन कमीशन आयोग, जिसको मैंने कहा, इनका हेड ऑफिस जहाँ ब्रसेल्स में है, वहीं 2 अन्य संस्थाएं, जिसमें से एक न्यायालय है, कोर्ट, और दूसरा है कोर्ट है जो ऑडिटर्स का काम करता है। ऑडिटर्स का भूमिका क्या होती है?
जो खर्च है, आय व्यय है, उस पर नज़र रखना, गलत कामों पर आपत्ति उठाते हुए उचित कार्रवाई करना। तो उनका एक कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स भी है और एक सामान्य न्यायालय भी है। ये दोनों लग्जमबर्ग में हैं। तो इस प्रकार इन 4 जगहों के कार्यालय 2 ही जगह, इन 4 संस्थाओं के कार्यालय 2 जगहों में हैं। अब हम आते हैं इसकी भूमिका क्या। यूरोपियन संघ के उद्देश्य तो हम समझ गए, ये भी हम जान गए कि उसका प्रभाव कितना विशाल रहा है और कितना क्रांतिकारी रहा है। अब हम थोड़ा इसके भूमिका की ओर चढ़ें, और भूमिका से मायने हैं कि इसने किस तरीके से राजनीतिक बदलाव, आर्थिक बदलाव लाने में अपना प्रभाव डाला है। यूरोपियन यूनियन देखा जाए तो वास्तव में आधुनिक विश्व का सबसे सफल संगठन रहा है। रही संयुक्त राष्ट्र संघ से इसकी तुलना, तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी कमोबेश सफल संस्था मानी जा सकती है, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य था उस पर संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात सुरक्षा के मामले में उतना सफल नहीं रहा जितनी की अपेक्षा थी। दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन अपने सभी उद्देश्यों में कम से कम आज की स्थिति तक पूर्ण रूपेण सफल रहा है, और जो भी उसके उद्देश्य थे उसे पूरा करने में उसने जो तीव्रता दिखाई है, जो उसने कार्यान्वित करने में उसे एक तरीके से गहराई से जो इसका प्रभाव छोड़ा है, वह अनुकरणीय है। एकीकरण की दिशा में 20वीं शताब्दी की ये महानतम उपलब्धि इसे विद्वान कहते हैं। मूल रूप से यदि हम इसके प्रभाव की बात करें तो आर्थिक प्रकृति का जो ये संगठन है वह सदस्य राष्ट्रों के बीच में एकता और सहयोग को भी बढ़ावा दे रहा है। आर्थिक एकीकरण ने एकता और सहयोग को बढ़ावा दिया। उसके अलावा जैसा मैंने पूर्व में बताया, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी काफ़ी बदलाव इसने यूरोप के सदस्य राष्ट्रों के बीच में लाया, उनकी मानसिकता में लाया। अब जो सदस्य राष्ट्र हैं वो अपने सोच का दायरा अपने राष्ट्र की सीमा नहीं रखते, बल्कि पूरे यूरोप के को मद्देनज़र रख कर अपनी नीतियों का निर्धारण करते हैं। ये एक बड़ा अनोखा क्षेत्रीय संगठन है, वैश्विक नहीं है, क्षेत्रीय है, केवल यूरोप के लिए है, लेकिन अपने तो एक बड़ा अनूठा संगठन रहा है। और इसकी सफलता का एक मुख्य कारण है कि जो भी नीतियों का निर्धारण यूरोपीय यूनियन करता है, तो सदस्य राष्ट्र और उसके नागरिक उन नीतियों को लागू करने के लिए बाध्य हैं, लागू करने में बाध्य हैं। और उसके पास इतनी ताकत है इस संस्था के पास कि वह इतनी सक्षम है इस संस्था कि सदस्य राष्ट्रों में अपनी बातों को वो लागू करवा सकती है। ये तो उसकी कुछ अच्छी बातें हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने एक नया रास्ता भी खोला है। एकीकरण की दिशा में जो बढ़ रहा है, इससे कई अन्य महाद्वीपों के देशों को भी प्रेरणा मिली है। 3 दिसंबर 2002 कोपेनहेगन, इसमें एक शिखर सम्मेलन होता है। शिखर सम्मेलन अर्थात समिट कॉन्फ्रेंस, जिसमें राष्ट्राध्यक्ष ही सामान्यतः भाग लेते हैं। और इस शिखर सम्मेलन में नवीन यूरोपीय राज्यों के बारे में विचार किया जाता है। ये बात है 2002 की, जिसमें लिथुआनिया, स्लोवाकिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य, स्लोवेनिया, माल्टा, साइप्रस अर्थात अधिकतर वे देश जो सोवियत संघ से निकले हैं, और कुछ अन्य देश जिसमें साइप्रस है, माल्टा है, इनको यूरोपियन यूनियन की सदस्यता जो बहुत समय से लंबित थी, उसकी सदस्यता दी जाती है। काफ़ी समय से लंबित होने के बाद यूरोपियन यूनियन के स्थापना के 45 वर्ष हो चुके थे। पहली बार इन देशों को संघ में शामिल किया गया, और वो भी पूर्वी यूरोप के देशों को। मैं बारंबार पूर्वी यूरोप की ओर इशारा इसलिए कर रहा हूँ कि पूर्वी यूरोप के देश वे देश थे जो सोवियत खेमे
के कमिटेड सदस्य थे, वॉर्सो पैक्ट के सदस्य थे, साम्यवादी सरकारें थी, पूरी व्यवस्था साम्यवादी थी। तो पहली बार 45 वर्ष में पूर्वी यूरोप के देशों को इसमें शामिल किया गया। टर्की की सदस्यता का मामला अभी भी लंबित है, जबकि रोमानिया और बुल्गारिया को 2005 में सदस्य बनाया गया। रोमानिया और बुल्गारिया भी सोवियत खेमे के ही सदस्य थे। ये सोवियत खेमे के सदस्यों की एक खासियत कि छोटे देश लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, क्योंकि सोवियत संघ के सदस्य सोवियत संघ का हिस्सा होते हुए सोवियत संघ में यद्यपि इतनी कुवत थी कि वो एक महाशक्ति बना, लेकिन अंदर जो संस्थागत ढांचा बनना चाहिए, आर्थिक ढांचा, उस मामले में सोवियत संघ बड़ा कमज़ोर रहा और इसीलिए तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था चरमरा कर टूटी, धराशायी हुई, परिणाम सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो आपको याद रखना है कि टर्की का मामला लंबित, रोमानिया बुल्गारिया 2005 में सदस्य बनते हैं और यूरोपियन संघ जो है वो पूर्ण रूपेण संप्रभु राज्यों का संघ है, अर्थात संप्रभु अर्थात वे सर्वोच्च अपने मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र हैं, ऐसे देशों का संघ है। और इसके बावजूद भी एक संसद है, अर्थात इनकी जो सार्वभौमिकता है, सॉवरेंटी है, उसको बिना दुष्प्रभावित किए हुए यूरोपियन संसद का सदस्य बनकर उसमें कार्यशील होना एक स्वयं में बड़ा अनूठा उदाहरण है। कहने का तात्पर्य यह कि यूरोपीय संघ लगातार अनेकता में एकता की ओर बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है और यही यूरोपियन यूनियन की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि हम पड़ावों की बात करें, एक संक्षिप्त में क्रोनोलॉजिकली वर्ष दर वर्ष यूरोपियन यूनियन की स्थापना से लेकर अभी तक का इतिहास को देखें तो एक क्विक व्यू जो होगा वो ऐसा होगा कि अप्रैल 1951, देखिए पहला जो काल है, पहला जो वर्ष है जो यूरोपियन यूनियन के लिए महत्वपूर्ण है, वह है अप्रैल 51, जब 6 देश पेरिस संधि पर हस्ताक्षर करते हैं और यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का निर्माण करते हैं। अर्थात शुरुआती बीज जो प्रस्फुटित हुआ, जो बाद में इतना बड़ा बन गया एक संस्था के रूप में, उसकी शुरुआत 1951 और वो भी कोयला और इस्पात समुदाय के रूप में, जिसमें 6 ही देश थे और संधि का नाम पेरिस संधि। 51 के बाद हम बढ़ते हैं 57 की ओर। 1957 में यही 6 देश अब एक और संधि करते हैं जिसे हम कहेंगे रोम की संधि, इटाली की राजधानी रोम। और अब ये क्या बनता है, EEC, जिसका जिक्र मैं बारंबार प्रारंभ से कर रहा हूँ। अर्थात 1951 में जब इसकी शुरुआत हुई तो मात्र कोयला और इस्पात को लेकर, लेकिन बाद में कोयला और इस्पात की सफलता को देखकर प्रभावित होकर, उससे प्रेरित होकर एक नई संस्था सामने आती है रोम में, EEC। तो अर्थात EEC की स्थापना 1957 रोम। फिर जनवरी 73 की ओर आए जब डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन इसको ज्वाइन करते हैं, इसके सदस्य बनते हैं, डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन। मार्च 57 में ही एक और बहुत बड़ी घटना होती है कि एटॉमिक एनर्जी के मामले को लेकर यूरोपीय राष्ट्र सदस्यों में एकीकरण होता है और यूरेटॉम नाम की संस्था का गठन होता है। यूरेटॉम, यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय। जून 1979 यूरोपीय संसद के लिए पहला चुनाव, और ये जो चुनाव होता है ये नॉमिनेशन नहीं होता, याद रखेंगे, ये किसी के द्वारा नामजद नहीं किए जाते, राज्य की सरकारें नामजद नहीं करती, बल्कि राज्य के नागरिक इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से मतदान करते हैं और चुनते हैं, सदस्यों को चुनते हैं। ये एक इसकी बहुत बड़ी घटना, तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी कितना मजबूत बनाता है आप इसको समझ सकते हैं। इस प्रकार पहला प्रत्यक्ष चुनाव 1979 में यूरोपियन संघ को लेकर होता है।
आपको याद रखना होगा कि इंग्लैंड प्रारंभिक सदस्य नहीं था। इंग्लैंड इसका सदस्य बनता है 1973 में, काफ़ी विलंब से, और वर्तमान में यदि बात करें तो इंग्लैंड इसका सदस्य नहीं है, वह इससे बाहर आ चुका है किसी कारणों से, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब आते हैं जनवरी 81, ग्रीस इसका सदस्य बनता है। 85 शेंगेन संधि, जिसमें क्या होता है, देशों के बीच सीमा नियंत्रण, ये एक बहुत लैंडमार्क संधि है। शेंगेन संधि में सदस्य देशों के बीच की जो सीमाएं हैं उस पर जो नियंत्रण था उसे समाप्त कर दिया। अच्छा, इसका अर्थ ये हुआ बॉर्डरलेस वर्ल्ड, यूरोप जो है वो बॉर्डरलेस हो गया। बहुत बड़ा कदम, ये घटना है 1985 की। 86 में स्पेन और पुर्तगाल शामिल होते हैं। 90 में जर्मनी का एकीकरण होता है। आपको मालूम होना चाहिए और मालूम है, पूर्व के अध्यायों में हमने अध्ययन किया है कि जर्मनी दो भागों में था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। एक बर्लिन वॉल की घटना का हमने बहुत गहन अध्ययन किया है। 1990 में बर्लिन वॉल के टूटने के कुछ वर्ष बाद पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, जिसे दो भागों में सोवियत संघ और अमेरिका ने बांट दिया था, अब वे एक हो जाते हैं। और इस प्रकार एकीकरण की घटना भी बड़ी क्रांतिकारी घटना बनती है। यह घटना 1990 की, और 1990 दिसंबर में आते आते सोवियत संघ टूट जाता है। 1992 यूरोपीय संघ के गठन के लिए maastricht ट्रीटी नीदरलैंड में। 93 में एकीकृत बाजार का गठन। एकीकृत बाजार मतलब इंटीग्रेटेड मार्केट, जिसमें कोई किसी तरह का बंधन, कराधान का प्रावधान, कस्टम्स का प्रावधान नहीं रहेगा। 2002 मैंने आपको बताया यूरो 12 देशों ने इसे अपनाया, जो नई मुद्रा के रूप में आया, जिसका जो कंट्रोल था वो जर्मनी के शहर में दिया गया सेंट्रल बैंक के माध्यम से। मई 2004 में जो लंबित प्रकरण थे, जिन राष्ट्रों की सदस्यता को लेकर बहुत समय से प्रकरण लंबित था, वे सदस्य बनते हैं, जिसमें साइप्रस भी है, माल्टा भी है, और बाकी देश सोवियत खेमे के हैं, जो पूर्व में सोवियत खेमे में थे। 2007 बुल्गारिया और रोमानिया और स्लोवेनिया भी यूरोपीय करेंसी अर्थात यूरो को अपना लेता है, तो वह 13वां देश बन जाता है। 2013 में क्रोएशिया सदस्य बनता है, और इस प्रकार 2013 को इसके 28 सदस्य हो जाते हैं, जो स्थिति वर्तमान में बनी हुई है।